तो जानते हैं कि अमेरिका भारत के खिलाफ जो एक्शन ले रहा है वो दरअसल एक्शन नहीं रिएक्शन है। असली एक्शन तो भारत ले रहा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। भारत पर टैरिफ लगाना, H1B वीजा के खिलाफ बयान देना, भारतीय नाविकों को मारना। आपको क्या लगता है अमेरिका ये सब कुछ बेवजह कर रहा है? भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं कि क्या वजूहत नजर आती है जिसके बिहावे हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। हर मुल्क ये चाहता है कि भारत के साथ हमारी जो है वो रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड डील्स हो। हमें एक्चुअली पाकिस्तान की कोई कंप्लेंट उनसे करने का कोई रीजन नहीं बनता है। यू नो व्हाई? मुझे लगता है हम यूएस के साथ जितना ज्यादा एंगेज करेंगे हम उतनी अपॉर्चुनिटी पाएंगे कि इंडियन जो है वो अमेरिका की जो एआई बिजनेस है या जो मॉडल्स हैं या उनका क्यों फायदा नहीं उठा पा रहा। उसकी वजह यह है कि इंडियंस आर नॉट इन दैट पोजीशन कि वो उससे फायदा उठा सकें। तो जानते हैं कि अमेरिका भारत के खिलाफ जो एक्शन ले रहा है वो दरअसल एक्शन नहीं रिएक्शन है। असली एक्शन तो भारत ले रहा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। भारत पर टैरिफ लगाना, H1B वीजा के खिलाफ बयान देना, भारतीय नाविकों को मारना। आपको क्या लगता है अमेरिका ये सब कुछ बेवजह कर रहा है? दरअसल सच ये है कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ एक इतना बड़ा एक्शन लिया है जिसका रिएक्शन अमेरिका अपनी बौखलाहट में दिखा रहा है। अमेरिका नाराज है कि भारत अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं कर रहा। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में घुसने नहीं दे रहा, लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने अमेरिका की जड़ें हिला दी है। इस एक फैसले से पीएम मोदी ने अमेरिकी डीप स्टेट के कई खतरनाक लोगों की गर्दन पकड़ ली है, जिसके बाद इन सभी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पर भारत के खिलाफ कदम उठाने का दबाव बनाया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने अमेरिका पर किस तरह का हमला किया है, पीएम मोदी ने किसकी गर्दन पकड़ी है और अमेरिका की जड़ें किस तरह से काटी जा रही हैं। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की सरकार गिराने की कई बार कोशिशें हुई। अमेरिकी डीप स्टेट के एक बड़े खिलाड़ी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं पीएम मोदी को हटाने के लिए $1 बिलियन तक खर्च कर दूंगा। अमेरिका में ऐसे कई जॉर्ज सोरोस बैठे हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। अमेरिकी डीप स्टेट जिस विदेशी फंडिंग और एनजीओज का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करना चाहते थे, अब पहली बार पीएम मोदी ने अमेरिका के उसी हथियार पर हमला कर दिया है। अमेरिका की इसी बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत कुछ दिन पहले देखने को मिला, जब पहली बार अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों ने भारत के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA कानून में प्रस्तावित बदलावों की आलोचना शुरू कर दी है। इसी FCRA कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर अमेरिका और यूरोपीय देश भारत में काम कर रहे एनजीओज को फंडिंग भेजते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज को फंडिंग देते थे। लेकिन अब ये सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि भारत ने FCRA कानून में बहुत बड़े बदलावों का ऐलान कर दिया है। पहली बार अमेरिका भारत के किसी घरेलू कानून को रुकवाने के लिए इतना पागल हो गया है। इससे साफ होता है कि भारत ने अमेरिका पर बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। अमेरिका के दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि भारत FCRA कानूनों में जो बदलाव ला रहा है उसे किसी भी तरह से रोकना होगा। दरअसल खबर है कि मोदी सरकार 2010 के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो बदलाव कर रही है उससे अमेरिका का भारत में फंडिंग भेजना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये कानून अगर पास हो गया तो अमेरिका और यूरोपीय देश भारत में बैठे क्रिश्चियन मिशनरीज और एनजीओज को आसानी से पैसा नहीं दे पाएंगे। ये बात किसी से नहीं छुपी कि अमेरिका से आने वाले पैसे का इस्तेमाल भारत में किस तरह से होता है। भारत FCRA कानूनों में जो बदलाव कर रहा है उससे अमेरिकी डोनेशन से चलने वाली संस्थाएं और एनजीओज अब गलत काम नहीं कर पाएंगे। अगर ये गलत काम करते पकड़े गए तो इनकी प्रॉपर्टीज जब्त की जा सकती हैं, इनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है। सरकार का ऐसे एनजीओज और संस्थाओं पर नियंत्रण और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका जिस पैसे से भारत में सरकार गिराने की कोशिशें करता है, समाज में अस्थिरता लाने की कोशिश करता है, कॉकरोच जैसे प्रदर्शनों और किसान आंदोलन जैसे प्रदर्शनों में जो फंडिंग होती है वो सब बंद हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका बौखला गया है। 2010 का FCRA कानून इतना कमजोर और इतने लूप होल वाला था जिसकी वजह से हजारों एनजीओज ने धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कामों के लिए विदेशी चंदा जुटाना शुरू कर दिया। इस कमजोर कानून की आड़ में अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों, नक्सलियों और ईसाई मिशनरियों को फंडिंग मिलनी आसान हो गई थी। भारत विरोधी ताकतों ने इस कानून का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही कर दिया था। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया था। लेकिन अब ये सब कुछ रुक जाएगा। अमेरिका इस कानून से इतना डर रहा है कि कुछ समय पहले उसने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सीधे कोलकाता भेज दिया, क्योंकि कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक ईसाई संस्था चलती है जिस पर धर्मांतरण के आरोप लग चुके हैं। ऐसी संस्थाओं के टारगेट पर बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका का डीप स्टेट एनजीओज की आड़ में जिस तरह से भारत की राजनीति में दखल दे रहा था, एडवांसमेंट कितनी हो रही है, दुनिया चांद पे अपने मिशंस भेज रही है और आईटी के बगैर गुजारा ही नहीं है आजकल। अगर किसी भी फील्ड में चले जाएं, मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आजकल कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह सब कुछ कंप्यूटराइज। और अगर अकाउंटिंग वगैरह के सिस्टम
भी देख लें, आपका सारा सॉफ्टवेयर आपका बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा होता है, हर चीज के अंदर आप IT आ चुकी हुई है। वो कहते हैं कि ये जो बजट के लिए नंबर एलोकेट किया 0.6 एजुकेशन को और IT में 1 पॉइंट समथिंग इज जस्ट अ नंबर, इनसे कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लग रहा है। अगर ये नंबर है भी, लेकिन अगर इसको समझा भी जाए कि नंबर इतना है, बट दिस इज मिनिमम नंबर है। इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अब AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब चाइना की मिसाल ले लें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, उनकी ड्राइवर के बगैर कारें चल रही हैं और ड्राइवर की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। हम आप पाकिस्तान का वो कौन सा जी चला, यहाँ पे भी 5G आया है, वहाँ पे 8G के ऊपर जापान में काम चल रहा है, इंडिया के अंदर कब से 5G चल रहा है। हमारे यहाँ पे IT और टेक्नोलॉजी का देख लें, खुद हिसाब देख लें, अभी यहाँ पे अब जाके 5G आना शुरू हुआ, अभी आया भी नहीं है, अभी 4G ही चल रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया पे इंडिया की तारीफें हो रही हैं, CNN पे तारीफें चल रही हैं, आज अगर न्यूज देखी जाए अल जजीरा पे चल रहा है कि जिस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया की तारीफ कर रहे हैं हर चीज के अंदर। आपको क्या लग रहा है कि ये इमेज बनाने के लिए इंडिया ने कितनी एफर्ट की होगी, या ये एफर्टलेसली सब कुछ हो रहा है? देखिए, दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि एफर्ट के बगैर की जाए। अगर आपने कुछ भी करना है ना, आपने अगर खाना भी खाना है ना, एक लुकमा उठा के खाना है, उसके लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना एफर्ट किए बगैर आपका खाना खुद खाया जाए। नथिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इंडिया ने जाहिर बात है मेहनत की है, IT सेक्टर में उन्होंने अपना मकाम पैदा किया है और उनके अंदर उन्होंने साबित किया है। उनका गूगल का जो CEO है वो इंडिया से ताल्लुक रखता है। इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी यूनिक किस्म की गाड़ियां बना रहे हैं जो जापान को बीट कर रही हैं। चाइना के साथ वो अपना कंपटीशन लेके जा रहे हैं। तो बेशक उनसे हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है, फिर भी हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके साथ ही हमें भी सीख के टेक्नोलॉजी के अंदर और IT सेक्टर के अंदर आगे करनी चाहिए डेवलप। कंक्लूजन की तरफ जाऊंगी, आपको क्या लग रहा है कि यूरोप ने पिछले दिनों कंसर्न उठाए कि भाई इंडिया ये रशिया के साथ क्यों ताल्लुकात रख रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो एक वॉर में था। इसके अलावा फ्रांस के साथ इंडिया के ताल्लुकात मुश्किल में पड़ गए थे जब ये राफेल जेट की डील की और इंडिया मुतमिन नहीं था कि जो टेक्नोलॉजी फ्रांस ट्रांसफर कर रहा था उसके बावजूद ये कंट्रीज इतनी मजबूर है कि ये फिर आके नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ इनवाइट कर रही है बल्कि उनकी कंट्रीज में भी दौरे कर रही है और बहुत ज्यादा ये चीजें देखी जा रही है। किस वजह से ये मजबूर है? देखिए, मजबूर तो उन्हें होना पड़ता है ना। अब ये जो डिप्लोमेसी होती है, इसके अंदर उनको बात करना बनता था कि अगर रशिया इस वक्त विद इन वार है, वार के दिन चल रहे हैं, यूक्रेन के साथ वो वार के अंदर है, तो जाहिर बात है यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट करता है, तो उनका ये प्रोटेस्ट करना बनता है कि वो जो यूक्रेन है वो थोड़ा मजलूम कंट्री है, थोड़ा छोटा कंट्री है, रशिया इतनी बड़ी पावर है, तो इंडिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ऑल दोनों रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं शुरू से लेके रशिया और इंडिया के ताल्लुकात में देयर इज नो डाउट कि इनके ताल्लुकात किसी मुहताज नहीं है कि किसी के दोस्ती इनकी ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए बेशक फ्रेंच टेक्नोलॉजी का इंडिया ने वार के दिनों में राफेल जो गिरे हैं उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उसका भी प्रोटेस्ट किया। बट देखा जाए ये जो दोबारा जो डील्स हो रही है दोबारा वही कंट्रीज फिर इंडिया के पास। जी बिल्कुल, वही मैं आपको बताने लगा था कि जो ये सारी चीजें ये जो होता है ना, बिजनेस होता है, ये इन सब चीजों से बालातर होता है। अपने मुल्क का मफाद हो गया, ये जो बिजनेस होता है, पैसे होते हैं, ये इन सब से बालातर होते हैं, ये सब इनके ऊपर होते हैं। तो इस वजह से अब उन्होंने तो बिजनेस करना है ना, जीने के लिए उनको पैसे, आगे एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, तो वो बैठ के सोचते हैं कि हमें किस चीज के अंदर ज्यादा फायदा है। अगर हम इनके साथ ताल्लुकात मजीद बढ़ाते हैं तो हमें फायदा है, या इनसे बैकअप करते हैं तो फायदा है। तो वहाँ पे बैठ के सोचा जाता है इस मामले में। ये सारी चीजें विद इन आवर्स नहीं होती, इनके पीछे बड़ी लंबी सोच होती है। तो इसी तरह ना वो फिर अपना ताल्लुकात मजीद उसके साथ इंडिया के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेड्स के नाम से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर लाइक आप देखिए कि जो भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर बताते हैं कि क्या वजूहात नजर आती है जिसके भी आगे हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। हर मुल्क ये चाहता है कि भारत के साथ हमारी जो है वो रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड डील्स हो, जिसके साथ आपके डिफेंस रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उसमें अगर इजाफा आ जाए, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वगैरह वगैरह। मतलब जो निश टेक्नोलॉजी का जो वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रांस इंडिया के साथ इसको अलग कर रहा है। क्योंकि अगर मैं मोटे तौर पर कहूं तो जो इस बार एक्सपेक्टेड है दैट स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को किसी ना किसी तरह से फॉर्मलाइज किया जाएगा। सो एज फार एज दैट इज सेकंड, थर्ड इज जो आपने बोला है ट्रम्प साहब से साइडलाइंस में मीट करना, हमें एक्चुअली देखिए हमें कोई घाटा थोड़ी ना मिलने में, हमें कोई घाटा नहीं है मिलने में। मैं तो कह रहा हूं आपसे मिलने में क्या प्रॉब्लम है? आप एक सेकंड एक बात सोचिए, एक और भी पहले जो मीटिंग हुई थी बड़ी क्रिटिसाइज हुई थी, अब उस पर डिबेट हुई थी कि मोदी जी और पुतिन जल रहे हैं और शहबाज शरीफ साइड में खड़े हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने अगर हाथ आगे बढ़ा दिया होता तो भाई साहब जिसने हाथ नहीं बढ़ाया उसकी किरकिरी हो जाती, ऐसा मुझे लगता है। तो एंड सेम गोज नाउ, अगर हम वहां हैं और अगर टाइमिंग सुटेबिलिटी हो पा रही है, हमें ट्रम्प से आंख चुराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो कहना था हमने कह दिया।
हमने ऑपरेशन सिंदूर पर जो कहना था वो भी कह दिया। हमने अभी जो मेरीन जो हमारे जो सी फेरर्स 3 जिनकी दुखद मौत हुई है उसके ऊपर भी हमने यूएस को जो बताना है बता दिया। ये हमारा हक है, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सर लोग तो लास्ट आपका वो मुझे सेंटेंस पकड़ना पड़ेगा नहीं तो रह जाएगा। हमें एक्चुअली पाकिस्तान की कोई कंप्लेंट उनसे करने का कोई रीजन नहीं बनता है। यू नो व्हाई? मुझे लगता है हम यूएस के साथ जितना ज्यादा एंगेज करेंगे हम उतनी अपॉर्चुनिटी पाएंगे कि यूएस ने जस्टिफाई करना है कि जी क्या पाकिस्तान ने कुछ ठीक कहा या नहीं कहा, किया या नहीं किया। हमें तो मालूम है आप क्या कर रहे हैं और उसका जैसा भी है अच्छा बुरा जो भी कह लीजिए वो हमारा, क्योंकि हमारे रिलेशन जो यूएस के साथ है बायलैटरल, वो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है बायलैटरल, ये दोनों चीजें कनेक्टेड नहीं है एज फार एज वी आर कंसर्न। हम पाकिस्तान के बारे में खुलकर जो हमारे स्टेटमेंट है वो भी ज्यों के त्यों है और ट्रंप साहब के बारे में वो भी आपके सामने है कि भाई साहब आपने हमारे यहां कोई ऐसी पीस डील नहीं कराई। दैट्स इट। लेकिन सर ये जो अटैक किया गया ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से या ट्रंप की तरफ से, इसमें सर अमेरिका ने अचीव क्या किया अभी तक? जो कुछ भी हुआ है, चाहे पीस टॉक हुई हो, उससे पहले अटैक्स चले हो, ईरान ने यूएई को और बाकी कई कंट्रीज को अटैक किया, अमेरिका ने बार बार ईरान को जाकर अटैक किया, तो अमेरिका ने अचीव क्या किया? कुछ हासिल हुआ ट्रंप को? शहबाज शरीफ से पूछ लीजिए, मुनीर साहब से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। भाई आपका सवाल मेरे से पूछना मतलब इंडिया से पूछना है तभी तो बनता है जब आपका कोई स्टैंड हो। आपका तो कहीं पाकिस्तान का तो कहीं कोई स्टैंड है ही नहीं। अब आपकी बात इंडिया का स्टैंड है। ये बात दुनिया में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इवैल्युएट करी जाती है कि हमास, हूती और हिजबुल्लाह के पीछे टोटली ईरान है। चाहे सपोर्ट ले लीजिए, फाइनेंस कर लीजिए, चाहे वेपन सिस्टम। इंडिया और फ्रांस का जो पार्टनरशिप है वो बहुत बड़ी मजबूरी है। इंडिया को वेस्ट में लिंक चाहिए और फ्रांस को आउटसाइड द वेस्ट एक बड़ा लिंक चाहिए बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड के हवाले से। ये 3 डेज ग्लोबल समिट हो रही है नीस के अंदर और कहा जा रहा है कि इसका पहला जो एडिशन है वो यहाँ पे हो रहा है कि जहां पे 120 इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स जो वहां पे हैं। अच्छा एक और बात भी बताऊं, एक है ये अल्फाज, एक है एक्चुअल इंडियन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म ऑल दैट। एक ये भी चीज है, इसको भी जहन में रखना चाहिए कि जो एबिलिटी है इंडिया की, फॉर एग्जांपल इंडियंस ये सोच रहे हैं, वहां पे ये बात हो रही है कि इंडियन जो है वो अमेरिका की जो एआई बिजनेस है या जो मॉडल्स हैं या उनका क्यों फायदा नहीं उठा पा रहा। उसकी वजह यह है कि इंडियंस आर नॉट इन दैट पोजीशन कि वो उससे फायदा उठा सकें और ये चीजें जो है ना वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। दूसरी जो चीज है जो समझने वाली है, ठीक है, वो ये है कि कहीं ना कहीं पे इंडियंस ये महसूस करते हैं कि हमें जो हमारा जो वेस्ट का लिंक है वो फ्रांस है। बाकी तो सारे ठीक है, हर मुल्क में उनके बारे में एक ये तासुर है कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस है, वहां पे प्रोडक्शन की जा सकती है, चीप लेबर मिल सकती है, वहां से वो सारी चीजें हो सकती हैं इन चीजों पे। लेकिन वो ये समझते हैं कि भाई अब ये सारी चीजें जो है वो हमारे सामने जरूर हैं, लेकिन हम इंडिया से वो फायदा नहीं उठा पा रहे जो दुनिया समझ रही थी। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक लिंक जो है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट व्हाट कैन हैपन। मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर जो नेट एफडीआई जो थी वो $44 बिलियन थी, ठीक है जी, पिछले 5 सालों में। अब वो $0.4 बिलियन हो गई। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया की जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक है वो $210 बिलियन है। इट मीन्स कि इंडियन पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग नाउ। अब लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये एक तासुर बन गया है कि ये चीजें नहीं मुमकिन, ठीक है। और इस चीज को अगर देखा जाए तो हाउ कम दिस इज गोइंग टू प्ले अप, चीजें कैसे प्ले अप होंगे। जो कैपिटल फ्लाइट की बात है, जो कैपिटल फ्लाइट की बात हमने की थी, और देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है, उसके पास बड़े सारे तरीके, तौर तरीके, सारा कुछ मौजूद है कि कैसे क्या करना है और किस तरह चीजें लेके चलनी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट दैट इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और दूसरी तरफ से अगर आप ये देखें जो लोग हैं विद इन इंडिया, वो आप समझ रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं इंडिया के, वो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वहां पे लोग हैं, लेकिन इकोनॉमी के बारे में वहां पे एक ही तासुर है कि नहीं भाई अब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही वहां पे।
हालांकि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये कैपिटल फ्लाइट का मसला है, ठीक है, लेकिन अदर देन दैट दे वर ऑल गुड। मोदी जी का ये जो फ्रांस दौरा है दोस्तों, ये आम ट्रिप नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नए बदलते हुए भारत की पिक्चर पूरी दुनिया को दिखाई जा रही है, पूरा दुनिया देख रहा है। फ्रांस में मोदी जी और मैक्रोन के मिलने की बात जो ये है जो दोस्तों जो आपने देखा होगा वो केमिस्ट्री वहां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। दोनों नेताओं का गले मिला, इसे फॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं होता, ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट कितना ज्यादा है। और जब उन्होंने भारत इन्वेट्स लॉन्च किया तो वहां मोदी जी का मैसेज दोस्तों बिल्कुल क्लियर था कि इंडिया अब वो देश नहीं है जो बिल्कुल दूसरे की चीज पर डिपेंड रहता है। आज का इंडिया एआई स्पेस और डिफेंस में अपने खुद का सोल्यूशन बना रहा है। पहला पॉइंट तो ये दोस्तों भारत की ग्लोबल इमेज, जब G7 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी की बात को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है तो इसका सीधा मतलब है कि अब दुनिया को समझ आ गया है कि बिना इंडिया के साथ लिए कोई भी बड़ा ग्लोबल डिसीजन लेना नामुमकिन है। अब दोस्तों ग्लोबल साउथ की आवाज बनके भी बात खड़ा है। दूसरा डिफेंस और टेक का मामला, फ्रांस के साथ दोस्तों हम जो नए एग्रीमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ कागजों पर नहीं है, हम अब मिलकर दोस्तों टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, चाहे वो न्यूक्लियर सेक्टर हो या एडवांस एआई, वो अब अपने घर में मिलेंगी। इससे हमारी स्ट्रेटेजिक एटॉमी बढ़ती है, मतलब हम अपने फैसले लेने में और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो दोस्तों पोटेंशियल मुलाकात है एक, तो वो देखना है कि मीटिंग में क्या होता है, वहाँ ट्रेड डील को लेकर बातें हो सकती हैं, वो हमारी इकोनॉमी के लिए दोस्तों बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। दोनों नेताओं के बीच ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड और पर होने वाली चर्चा आप देख सकते हैं असर डाल सकता है। दोस्तों दुनिया की जो पॉलिटिक्स किस तरह मुड़ेगी ये देखना अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात जो हमें लगती है दोस्तों वो है कॉन्फिडेंस। पीएम मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया को बताया कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी लाने वाला नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी देने वाला देश है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। दोस्तों बात यह है कि भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में सर्टिफाई करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। हम अब सिर्फ एक पार्टनर नहीं है दोस्तों, अब हम सिर्फ वो देश हैं जो जिसके बिना अब दुनिया का फ्यूचर डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो सकता भाई। और ये जिस तरह से इंडिया ये डिफेंस में फ्रांस का साथ दे रहा है, ये आपको क्या लगता है अगले 2-3 सालों में हम ग्लोबल टेक लीडर बन जाएंगे? जय हिंद, जय भारत।